वेलकम टू द हिस्टोरिया 7 अक्टूबर 2021 प्रीलिम्स डेली। क्या क्या टॉपिक है देखते हैं। मलेरिया एंड एंटी मलेरिया वैक्सीन, सेकंड है कृष्णा रिवर एंड इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, एंड थर्ड है एंडोसल्फान। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, मलेरिया एंड एंटी मलेरिया वैक्सीन क्यों हो रहा न्यूज़ में। रिसेंटली WHO ने एंडोर्स किया है फर्स्ट एंटी मलेरिया वैक्सीन को। ठीक है, क्या नेम है? RTS-AS01। Using this vaccine on the top of existing tool to prevent malaria could save 10 of the thousand of young lives every year, each year। क्या कहते हैं WHO कि अगर इस वैक्सीन को टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग टूल, जितने भी टूल मलेरिया को रोकने में यूज़ किए जा रहे हैं एट प्रेजेंट, अगर उसमें टॉप में यूज़ किया जाए तो 10 of 1000 यंग लाइफ एवरी ईयर बचाई जा सकती है। The WHO said that it was recommending the use of RTS-AS01 malaria vaccine among the children in sub-Sahara Africa and other regions where moderate to high P. falciparum malaria transmission। ये क्या है पहले ये देखते हैं। P stand for here प्लाज्मोडियम falciparum। ठीक है, ये क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है जो एज ए पैरासाइट काम करता है ह्यूमन बॉडी पे मलेरिया को ट्रांसमिट करने में। ठीक है, द मलेरिया वैक्सीन RTS विच हैज़ बिन इन मेकिंग फॉर नियरली 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स का टाइम लग गया। एक्ट अगेंस्ट पी फैलेसिपेरम बिलीव टू बी मोस्ट डेडली मलेरिया पैरासाइट ग्लोबली। ये जो है ये वाला पैरासाइट सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट माना जाता है ग्लोबली मलेरिया को फैलाने में। मलेरिया क्या देख लेते हैं। मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है। ठीक है, कॉज बाय पैरासाइट। क्या क्या सिम्टम्स है? फीवर, चिल्स, ठंड लगना, फ्लू लाइक इलनेस। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मलेरिया इन्वॉल्व साइक्लिक इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। हेल्प तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ट्रांसमिट करता है। इन ह्यूमन द पैरासाइट ग्रो एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट इन द लीवर सेल एंड देन इन द रेड सेल ऑफ ब्लड। दो तरह की साइकिल होती है ह्यूमन बीइंग में जब डेवलप होता है, पहली लीवर सेल साइकिल, दूसरी ब्लड सेल साइकिल। और उसके बाद मॉस्किटो दोबारा उसको काटता है अगर उसी पर्सन को, तो मॉस्किटो के अंदर भी पैरासाइट आ जाता है और वो किसी और पर्सन को काटता है तो फिर उसको भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इन ब्लड सक्सेसिव ब्रूड्स ऑफ पैरासाइट ग्रो इनसाइड द रेड सेल्स एंड डिस्ट्रॉय देम। रेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब ये ब्लड सेल की साइकिल में आता है। रिलीजिंग डॉटर पैरासाइट्स जिनको मैराजोइड्स कहा जाता है, डेट कंटिन्यू द साइकिल बाय इन्वेडिंग अदर रेड सेल्स, जो दूसरे रेड सेल पे आक्रमण करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। द ब्लड स्टेज पैरासाइट आर दोज डेट कॉज द सिम्टम्स। यहाँ पे मतलब फर्स्ट स्टेज में जो आपकी ये वाली है लीवर सेल साइकिल है, इसमें सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, लेकिन सेकंड स्टेज पे आते ही जैसे ही वो ब्लड स्टेज पे आती है, रेड सेल पे अटैक होना शुरू करता है, वैसे ही जो बॉडी है वो सिम्टम्स शो करने लग जाती है मलेरिया के। और देखते हैं, when certain form of blood stage parasites are ingested during the blood feeding of a female Anopheles mosquito, they mate in the gut of mosquito and begin a cycle of growth and multiplication into the mosquito third stage मैंने बताया mosquito के अंदर साइकिल बनती है। After 10 to 18 days a form of parasite called a sporozoite migrates to mosquito salivary gland। ठीक है, मॉस्किटो के सैलरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। व्हेन द एनाफिलीज मॉस्किटो टेक ए ब्लड मील ऑन अनदर ह्यूमन बीइंग, कंटेमिनेटेड पर्सन से किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग पे जब मॉस्किटो ब्लड लेता है, ठीक है, विच माइग्रेट टू द लीवर देयर बाय बिगिनिंग ए न्यू साइकिल। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में इन्फ्यूज हो जाते हैं वो और एक नई साइकिल फिर ह्यूमन बीइंग में डेवलप होनी शुरू हो जाती है, पहले लीवर में देन ब्लड सेल्स में। Thus the infected mosquito carries the disease from one human to another acting as a vector। जो यहाँ पे mosquito acting as a vector, while infected human transmit the parasite to the mosquito। जबकि human being जो पहले से ही contaminated है वो mosquito को parasite खुद provide कराता है जब mosquito उसको cut करता है। In contrast to the human host, the mosquito vector does not suffer from the presence of the parasite। साइकिल है देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर मॉस्किटो टेक ए ब्लड मील। ठीक है, उसके बाद ये आपकी फर्स्ट साइकिल है
जो लीवर जिसके ह्यूमन लीवर स्टेज बोलते हैं या ह्यूमन लीवर साइकिल। सेकंड है ह्यूमन ब्लड स्टेज, ठीक है, ये वाली साइकिल भी ये ट्रांसमिट होकर फिर दोबारा से अगर मॉस्किटो इसको काटता है तो फिर मॉस्किटो वाली ये थर्ड साइकिल है, ठीक है। सेकंड न्यूज़ है कृष्णा रिवर एंड इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। क्यों रहा न्यूज़ में? तेलंगाना ने अभी 6 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया अपनी प्लास सुप्रीम कोर्ट में किस चीज़ की? इक्विटेबल अप्रोप्रिएशनल ऑफ द कृष्णा रिवर वाटर ऑन द बेसिस ऑफ एन एश्योरेंस गिवन बाय द सेंटर। सेंटर ने एश्योरेंस दे दी है कि वो जल्दी से इस पे एक ट्रिब्यूनल बनाएगा, ठीक है। इट विल कंसीडर कंस्टिट्यूशन ए ट्रिब्यूनल अंडर द, अब ट्रिब्यूनल बनाएगा तो किस एक्ट के अंतर्गत बनाएगा? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। आफ्टर टेकिंग नेसेसरी लीगल ओपिनियन। यहाँ पर लीगल ओपिनियन की क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि अभी तक 2 बार कृष्णा को लेके पहले ही ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। पहला ट्रिब्यूनल जो बना था वो बना था 1969 में एंड सेकंड ट्रिब्यूनल जो बना था 2004 में, ठीक है। ये आफ्टर द कंस्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना तो नहीं उस टाइम पे, लेकिन 2004 में बना था, ठीक है। Taking legal opinion before forming a new tribunal on the issue of Krishna river water sharing was necessary as the Krishna water dispute tribunal was already seized of the interstate issue। बता दिया है। Telangana has come to the Supreme Court complaint that it has been unjustly denied an equitable allocation of water। देखते हैं कृष्णा रिवर क्या है। कृष्णा रिवर के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिसुला की, सबसे लॉन्गेस्ट है गोदावरी, देन कृष्णा। राइज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट नियर जोर विलेज ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट जस्ट नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर। अराउंड 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फॉर्म्स ए लार्ज डेल्टा विद द शोर लाइन ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर की शोर लाइन बनाती है। अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटरीज में, और 120 किलोमीटर के अराउंड शोर लाइन पे ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है वो लार्जेस्ट है और भीमा है वो लॉन्गेस्ट है। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क आपको पता होगा, ये वाटर वॉल्यूम के हिसाब से बड़ी है और ये लेंथ के हिसाब से बड़ी है भीमा। मूसी एंड मोनेरू। कोयना जो है वो छोटी सी ट्रिब्यूटरी है इसकी, लेकिन फेमस है क्योंकि कोयना डैम किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था इस डैम की वजह से ही 1967 में। इंडिया का एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जो अर्थक्वेक डैम की वजह से आया था, वाटर बॉडीज़ की वजह से आया है। एट वजीराबाद इट रिसीव इट्स लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी द मूसी। मूसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मूसी के बैंक पे इंपॉर्टेंट सिटी है एक हैदराबाद। कौन कौन से प्रोजेक्ट एंड डैम है? नागार्जुन सागर है, तेलुगु गंगा, श्री सैलम है, अलमती डैम है। ये देख लेते हैं। कृष्णा रिवर ये ट्रिब्यूटरी आ रही है भीमा। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इधर है, ठीक है। मोनेरू, ये श्रीशैलम प्रोजेक्ट, ठीक है। ये लंबा डेल्टा बनाते हैं। यहाँ पूरे में मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है। इंटरस्टेट रिवर वाटर शेयरिंग, ठीक है। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट क्या कहती है? डील्स विद वाटर। कौन कौन से वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनल, ड्रेनेज, एम्बार्कमेंट्स, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर, ये सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। और एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के कौन कौन से हैं? वाटर से रिलेटेड यूनियन गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज टू द एक्सटेंट डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट टू बी एक्सपेडिनेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसी रिवर वैली या ऐसी रिवर्स जो इंटरस्टेट जाती है और उसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो उसकी शेयरिंग में, उसकी वाटर शेयरिंग में। आर्टिकल 262 क्या कहता है डिस्प्यूट के बारे में रिलेटेड टू वाटर? पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर्स ऑफ और इन एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली, ठीक है। सेकेंड है पार्लियामेंट्री में बाय लॉ प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट एज मेंशन हो। ऐसी कोई कंप्लेंट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग या तो ट्रिब्यूनल बनाती है या कोई भी
एक्शन लेती है उस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन इंटरवीन करता है। देखते हैं कैसे। एज पर आर्टिकल 262 द पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड फॉलोइंग। दो चीज़ें कर सकती हैं, एक तो रिवर बोर्ड बना सकती है, रिवर बोर्ड एक्ट 1956, दूसरा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये दो चीज़ें लाई थी आर्टिकल 262 के तहत। This empowered the government of India to establish boards for interstate rivers and river valley in consultation with the state government। ठीक है, ये रिवर बोर्ड एक्ट के अंतर्गत वो बना सकता है कोई भी बोर्ड किसी रिवर डिस्प्यूट को लेके, लेकिन टिल डेट नो सच बोर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड। दूसरा है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर दिस एक्ट इफ द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स अप्रोच द सेंट्रल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ट्रिब्यूनल, किसी भी शिकायत को लेके या सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल को लेके कोई स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स अगर जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो ऐसा ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, the decision of the tribunal would be the final on the parties. Neither Supreme Court nor any other court is to have any jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to such tribunal under this act। ठीक है, लेकिन दूसरे जरिए से सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर ही लेती है इस तरह के केसेस में। द रिजोल्यूशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट इज गवर्न बाय द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बता दिया। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजन इफ ए स्टेट गवर्नमेंट मेक ए रिक्वेस्ट regarding any water dispute and central government of opinion that the water dispute cannot be settled by negotiation, then a water dispute tribunal is constituted। ठीक है, इस एक्ट में 2002 में अमेंडमेंट हुआ था सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। द अमेंडमेंट्स ऑफ मैंडेट 1 year टाइम फ्रेम टू सेट अप द वाटर डिस्प्यूट। मतलब जैसे कोई कंप्लेंट आती है तो उसके विद इन 1 year ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन करना कंपल्सरी है, और 3 year का टाइम दिया था डिसीजन देने के लिए किसको, ट्रिब्यूनल को, ताकि ज़्यादा लंबा पेंडिंग मामला ना हो। द ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूशन ऑफ ए चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन, 3 जुडिशियल मेंबर होते हैं और 3 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। इंडिया में इशू क्या है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके, कई बार बने लेकिन अभी तक मतलब कोई भी स्टेट उससे सेटिस्फाई नहीं होता। तो प्रोट्रैक्टेड प्रोसीडिंग्स एंड एक्सट्रीम डिले इन द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये खैर 2002 के बाद हालांकि ये चीज़ आई है कि 1 year के अंदर कंस्टिट्यूट करना जरूरी है और 3 year में अपना डिसीजन देना जरूरी है ट्रिब्यूनल को, लेकिन फिर भी इससे पहले भी काफ़ी डिले हुए हैं। जैसे गोदावरी वाटर डिस्प्यूट जो हुआ था उसकी रिक्वेस्ट मेड की गई थी 1962 में, और 1968 में ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हुआ था, और अवार्ड जो दिया था वो 1979 और गजट में पब्लिश हुआ था 1980 में। तो आप देख लो करीब करीब 18 year का गैप है यहाँ पे। ठीक है, 18 years का गैप है। ऐसे ही कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हुआ था 1990 में, और फाइनल अवार्ड कब दिया 2007 में। अराउंड 17 year का गैप है। ओपेसिटी इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस दैट डिफाइन दीज प्रोसीडिंग्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, ट्रिब्यूनल किस तरह से डिसीजन लेता है, क्या उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, Though award is final and beyond the jurisdiction of court, either state can approach Supreme Court under Article 136 मैंने अभी बताया special leave petition, या फिर Article 32 linking issue with the violation of Article 21 right to life। अच्छा, the composition of tribunal is not multidisciplinary। इसमें multidisciplinary person नहीं रहते हैं, सिर्फ 3 एक्सपर्ट रहते हैं और 3 जुडिशियरी से रिलेटेड बंदे रहते हैं। नेक्स्ट है द शिफ्ट इन ट्रिब्यूनल अप्रोच फ्रॉम द डेलिब्रेटिव टू adversarial aids, extended litigation and politicization of water sharing dispute। obvious है। the growing nexus between the water and politics, too much discretion at too many stages of the process, and last है India complicated federal policy and its colonial legacy। नेक्स्ट टॉपिक है एंडोसल्फान, क्यों न्यूज़ में रहा। द कांग्रेस लेड UDF स्लैम द केरला गवर्नमेंट फॉर द लिविंग थाउजेंड्स ऑफ एंडोसल्फान विक्टिम इन कैसरगोड डिस्ट्रिक्ट इन द लर्च। ठीक है, अभी वहाँ की असेंबली में भी काफ़ी हंगामा किया था केरला लेड UDF ने भी एंडोसल्फान को लेके, जो उसके विक्टिम्स हैं उनको जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो ध्यान नहीं दे रही उनके विक्टिम्स की तरफ। ठीक है, क्या है एंडोसल्फान ये देख लेते हैं। एंड ऑफ पेटेंट organochlorine insecticide and
एक्रीसाइड दैट इज बीइंग फेज्ड आउट ग्लोबली, जो ग्लोबली फेज्ड आउट किया जा रहा है। ऑर्गेनो क्लोराइन क्या है, यहाँ पे ये देखते हैं। ऑर्गेनो क्लोराइन क्या है? क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन यूज एक्सटेंसिवली, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1940 टू 1960, काफ़ी यूज़ होता था इसका, ठीक है। ऑर्गेनो क्लोराइन इंसेक्टिसाइड का किस में? मेनली एग्रीकल्चर में और मॉस्किटो को दूर भगाने में, इन दो चीज़ों में काफ़ी यूज़ होता था। तो देख लो कितना पुराना हुआ है, आउटडेटेड है इस टाइम, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी इसका यूज़ इंडिया में अब भी हो रहा है। ये हाईली कंट्रोवर्शियल एग्रीकेमिकल ड्यू टू इट्स एक्यूट टॉक्सिटी पोटेंशियल फॉर बायोक्यूमुलेशन। बायोक्यूमुलेशन क्या होता है? बॉडी में जाके एक चीज़ एक्यूमुलेट होती रहे, वो जमती रहती है, ठीक है। एंड रोल एज ए एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर बिकॉज ऑफ इट्स थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, दोनों के लिए खतरनाक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी। ए ग्लोबल बैन ऑन द मैन्युफैक्चर एंड use of endosulfan was negotiated under the Stockholm Convention और in April 2011, ठीक है। बैन लगा दिया था 2012 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में ही, विद सर्टेन यूज एग्जेम्प्टेड फॉर 5 एडिशनल ईयर, ठीक है। लेकिन इट इज स्टिल एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडिया एंड चाइना डिस्पाइट लॉ बैनिंग इट एंड फ्यू अदर कंट्रीज। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड ए बैन एंड बाय एन ऑर्डर डेटेड 13/5/2011, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बैन कर दिया था और स्टॉकहोम कन्वेंशन ने 2012 में इसको बैन कर दिया था। फिर भी इंडिया में अब ये लार्ज क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स में, और मेनली कैश्यू क्रॉप में ये यूज़ होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।